नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 16 अक्टूबर 2023 ईस्वी। अक्टूबर समाप्त होने वाला है कुछ दिनों में और 2023 ईस्वी भी 2 महीनों में ख़त्म हो जाएगा। और आज का आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। आर्टिकल डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन सुबह सुबह की शुरुआत बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक पंक्ति है जिसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस पंक्ति को केवल पढ़िए मत, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा डीपली कि क्या कहा जा रहा है। जो कुछ हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है, यानी कि जो कुछ भी हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं। यानी अगर आपके अंदर एसडीएम बनने की क्षमता जिस दिन विकसित हो जाएगी या डीवाईएसपी बनने की, उस दिन आपका रिजल्ट अपने आप हो जाता है। आप रहेंगे शॉर्ट टेम्पर, चीज़ों को लेकर पैनिक करेंगे, छोटे छोटे से एग्ज़ाम में जाकर घबरा जाएंगे, आते हुए सवालों को गलत कर देंगे, तो ये सब एक अधिकारी के लक्षण नहीं होते हैं। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा। एग्ज़ाम होता है इस तरह से समझना पड़ेगा, कूल होकर जाना पड़ेगा, तो आप इसी पेपर में इससे ज़्यादा सवाल सॉल्व करके आते। तो जो कुछ भी हमारा है वो हम तक तभी पहुंचता है जब हम उसे ग्रहण करने की क्षमता विकसित करते हैं, तभी वो चीज़ हमारा हो पाता है। तो आज का ये अपना सुविचार था। चलते हैं आर्टिकल डिस्कशन पर। क्या है आर्टिकल आज? देखिए आज का क्या आर्टिकल है। आज का आर्टिकल जो है बेहद खास टॉपिक है और थोड़ा सा मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि केवल आप अभ्यर्थी के तौर पर इसको ना देखें, थोड़ा सा सेंसिटिव होकर देखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पढ़ाने के से ज़्यादा क्या होता है कि उसको फील करना पड़ता है आपको, और तभी आप एक सफल व्यक्ति और सफल अधिकारी बन पाएंगे। क्या है? मानसिक स्वास्थ्य भारत में अनौपचारिक श्रम का अदृश्य प्रभाव। देखिए इसमें बोला गया है कि मानसिक स्वास्थ्य और अनौपचारिक श्रम का मतलब क्या होता है। जो फॉर्मल सेक्टर्स नहीं होते हैं उनका क्या प्रभाव है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, या उन पर क्या प्रभाव है, या वैसे जो श्रमिक जो अनौपचारिक श्रम करते हैं, अनौपचारिक सेक्टर में काम करते हैं। अनौपचारिक का मतलब नहीं पता चला, अंग्रेजी में बताता हूँ मैं। ऐसे सेक्टर, ऐसे काम जो भारत सरकार के रोज़गार के तहत में नहीं आता है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपके घर के बगल में अगर मान लीजिए कोई बड़ा सा आटा का चक्की है, उस पर 5-6 मजदूर काम करते हैं, तो किस में आएगा? वो अनौपचारिक क्षेत्र में आएगा। वो रोजगार है वो, लेकिन भारत सरकार उसको क्या मानती है? अनौपचारिक क्षेत्र मानती है उसको। इनफॉर्मल सेक्टर फॉर्मल सेक्टर का मतलब होता है औपचारिक। अगर आप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं या बीमा के कार्यकर्ता हैं तो आप फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, क्योंकि आप जब जॉब ज्वाइन करते हैं कहीं पर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। और क्या मिलता है आपको उसके साथ पीएफ का जुगाड़ होता है आपका, और ये सब चीज़ें काट कर आपके हाथ में क्या आता है? वेतन आता है। ओके, जिसको कहा जाता है इन हैंड वेतन। ओके, तो ये कौन सा सेक्टर कहलाता है? फॉर्मल सेक्टर। लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका गांव है, उसमें एक छोटा सा कारोबार होगा किसी का, टेंट हाउस का। मैं बार बार यही देता हूं एग्जांपल, क्योंकि ये सबसे आपका नज़दीक का उदाहरण है। टेंट हाउस का कोई कारोबार है, वहाँ पर भी तो कुछ लोग काम कर रहे हैं। क्या उनको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है? क्या उनकी जॉब की सिक्योरिटी है? क्या उनको जॉब से हटाने से पहले कुछ बोला जाएगा? क्या कुछ दिनों की मोहलत दी जाएगी? क्या उनका पीएफ होगा? कुछ भी नहीं। वो बस काम करते हैं और फिर घर जाते हैं पैसे लेकर। कई बार तो उनको पैसा बंधा हुआ मिलता भी नहीं है। क्या न्यूनतम जो रोजगार का न्यूनतम जो वेतनमान है भारत सरकार का, क्या वो मिलता है उनको? वो भी ज़रूरी नहीं है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो ये सब किस में आते हैं? अनौपचारिक श्रम में आते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अनौपचारिक श्रम में जो लोग काम कर रहे हैं, सोचिए एक बार, आज तक नहीं पढ़ा आपने, लेकिन आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। अब आप सोचिए ज़रा कि अनौपचारिक श्रम सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग काम करते हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ होंगी, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ होंगी उनके लाइफ में। ज़रा सोचिएगा एक बार, तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं और किस प्रकार से मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। अब किसी महोदय ने द हिंदू में ये बड़ा सा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिख दिया, तो अब उस महोदय के विचार को तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन क्या ये ऐसा चीज़ नहीं है जिसको सोचकर भी आप लिख सकते हैं? ठीक है, तो सोचिएगा ज़रा। देखिए क्या है ये। 10 अक्टूबर 2023 ईस्वी को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया है। कब? तो 10 अक्टूबर 2023 को। इस बार का थीम क्या था? देखिए इस बार भी बीपीएससी पीटीएम थीम पूछा है, यूपीएससी वाले भी कई बार पूछ लेते थीम क्या था? एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य, एक सार्वभौमिक मानव अधिकार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, यही था इस बार का थीम। इसको ध्यान में रखिएगा। जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो एक वर्ग जिसकी प्रायः अनदेखी की जाती है, वह कौन सा है?
तो वो अनौपचारिक कामगार होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ का गठन कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही आईएलओ का गठन हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। आईएलओ के अध्ययन में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर कार्यशील आयु के 15% वयस्क मानसिक विकार होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। वैश्विक स्तर पर कार्यशील आयु के 15% वयस्क जो होते हैं वो मानसिक विकार के शिकार होते हैं, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर होता है उनका। ये बहुत बड़ी संख्या है, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। कोरोना में जितने लोग पीड़ित हुए उनसे ज़्यादा लोगों की संख्या है ये। और मेंटल जो हेल्थ होता है ये कई बार पता भी नहीं होता और मानसिक रूप से गड़बड़ा जाते हैं छात्र। खासतौर से भारत में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले छात्र तो कई बार गड़बड़ा जाते हैं मानसिक रूप से प्री मेंस इंटरव्यू के चक्कर में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक मैं एग्जाम्पल तो वैसे ही कह रहा हूँ, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ी समस्या है। ओके, उल्लेखनीय है कि एक और अनुकूल कार्यदशाएं मानसिक स्वास्थ्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। अनुकूल कार्यदशा यानी कि आपके मन मुताबिक आपको काम मिल रहा है तो सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो दूसरी ओर बेरोजगारी, अस्थिर या अनिश्चित रोजगार, कार्यस्थल भेदभाव, खराब एवं विशेष रूप से असुरक्षित कामकाजी माहौल जैसे कारक किसी कामगार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। सोचिए वो काम भी कर रहा है, काम करना वहाँ पर इतने खराब माहौल में उसकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि उसको वेतन मिल रहा है, थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है, लेकिन उस पैसे के बदले वो क्या दे रहा है? अपना मानसिक स्वास्थ्य खो बैठेगा वो। ये कितना बड़ा चीज़ है, सोचिए एक बार इमेजिन करके। निम्न वेतन, प्रोत्साहन के अभाव, असुरक्षित नौकरी यानी कि जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, प्रमोशन नाम की चीज़ नहीं है, वेतन के नाम पे सहयोग राशि मिलता है उसको। सहयोग राशि जानते हैं, 15,000 17,000 का वेतन मिलता है, उसको सहयोग राशि बोलते, वेतन थोड़ी ना होता है। नौकरियों से संलग्न कामगार अथवा वे कामगार जो अलग थलग रूप से कार्यरत होते हैं मनोसामाजिक जोखिम के संपर्क में आने की अधिक संभावना रखते हैं और इस प्रकार से उनके मानसिक स्वास्थ्य से समझौता होता रहता है धीरे धीरे। जॉब करने का, इन सब चीज़ों के कारण ही जॉब करने का मन होता है कि वेतन कल को बढ़ सकता है मेरा, कल को मुझे प्रमोशन मिल सकता है, इस नौकरी से मुझे ऐसे ही नहीं हटा दिया जाएगा, मुंह उठाकर पता चला अगले दिन सुबह से कि नौकरी से हटा दिया गया है, यानी कि जॉब सिक्योरिटी भी होगी। ये सब चीज़ें ऐसी होती जिसके बाद कामगार को काम में मन लगता है। और अगर यही सब चीज़ें नहीं होंगी तो क्या हो जाएगा? उसका काम पर तो जाएगा लेकिन धीरे धीरे वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ये किसकी बात कह रहा हूँ मैं, कौन सी कहानी सुना रहा हूँ मैं? ये आईएलओ की कहानी सुना रहा हूँ। आईएलओ ने बोला है कि 15% लोग इस चीज़ का शिकार होते हैं। अब देखिए अगला क्या है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2019 के अनुसार भारत में सभी वयस्कों में से लगभग 14% किसी न किसी प्रकार के मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के शिकार हैं। भारत में जितने भी वयस्क हैं उसमें से 14% मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं। मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हैं 14%। ये आंकड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अपने देश में वयस्कों की आबादी जरा एक बार निकाल लीजिए और उसका 14% निकाल लीजिए, आपको आधा देश पागल दिखेगा। पागल नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ मजाक के लिए, लेकिन मेंटल डिसऑर्डर जो होता है वो पागलपन नहीं होता है। कई बार हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन सामान्य सा दिखने वाला इंसान भी हो सकता है मेंटल डिसऑर्डर का सामना कर रहा हो। तो इसको ध्यान रखिएगा। माना जाता है कि देश में लगभग में 56 मिलियन लोग अवसाद डिप्रेशन से पीड़ित हैं। 56 मिलियन बहुत बड़ी जनसंख्या है ये, यकीन मानिए। इतने लोग क्या हैं तो डिप्रेशन से पीड़ित हैं, जबकि अन्य 38 मिलियन लोग दुश्चिंता विकार जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उससे पीड़ित हैं। अपने देश में स्थिति भयावह है मेंटल डिसऑर्डर को लेकर। और हर मेंटल समस्या पागलपन नहीं होता है, अलग अलग स्टेज होते हैं हर चीज़ के। तो ये एक आंकड़ा से पता चल गया होगा आपको। और क्यों ये चर्चा में था? क्योंकि विश्व मेंटल दिवस मनाया गया है 10 अक्टूबर को। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गया होगा। एक आंकड़ा मिल रहा है आपको। और ये टॉपिक किससे संबंधित है? तो जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनसे भी संबंधित है। आगे आएगा उन्हीं के बारे में जानकारी। मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसका क्या महत्व है? परिभाषा देखिए क्या है। WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक सेहत की वह स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनाव से निपटने, अपनी क्षमताओं को साकार करने, अच्छी तरह से सीखने और अच्छी तरह से काम कर लें, लर्न वेल एंड वर्क वेल और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है। मानसिक सेहत का तात्पर्य क्या होता है कि आप सीख भी रहे हैं और पार्टिसिपेट भी अच्छे से कर रहे हैं, तो उसको कहा था मानसिक रूप से स्वस्थ है ये। ओके, अगला देखिए क्या है। यह स्वास्थ्य और सेहत का एक अभिन्न अंग है जो निर्णय लेने, अगर आपका मेंटल स्थिति अच्छा नहीं है तो आप सही से निर्णय नहीं ले पाएंगे।
यही चीज़ हुआ आप लोगों के साथ बीपीएससी पीटी में। आपने 2-4 सवाल दे दिए आपको, बीच बीच में कठिन सवाल, बाकी सवाल आसान रखे उसने, और सारे के सारे कठिन सवालों ने बच्चों की मेंटल स्थिति को बिगाड़ कर रख दिया और उन्होंने सत्यानाश कर दिया, आते हुए सवाल गलत करके आ गए। यानी कि निर्णय लेने की, डिसीजन मेकिंग जो आपकी पावर होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है जैसे ही आप मानसिक विकार में आते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको? निर्णय लेने, संबंध बनाने और जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे आकार देने की हमारी व्यक्तिगत और सामूहिक क्षमताओं को रेखांकित करता है। महत्व का क्या तात्पर्य है? मानसिक स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है। अब इसी पर आपसे हो सकता है अगर कठिन निबंध पूछना होगा तो वो यही पूछ लेगा कि मानसिक स्वास्थ्य एक बुनियादी मानव अधिकार है। मेंटल हेल्थ जो है ये एक बहुत ही बेसिक सा ह्यूमन राइट है। इसी पर आपसे निबंध भी पूछा जा सकता है। और व्यक्तिगत एवं सामुदायिक विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। व्यक्तिगत, पर्सनल लेवल पर और कम्युनिटी के लेवल पर एक डेवलपमेंट का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है। क्या? तो मेंटल हेल्थ। यह एक वैश्विक मुद्दा भी है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई और जागरूकता की आवश्यकता भी है। ये पूरे विश्व लेवल का भी एक मुद्दा बना है, खास तौर से कोविड के बाद ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा आया कि विश्व भर के जो जनसंख्या है उसमें कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी है आफ्टर कोरोना। ओके, तो उसके बाद तो ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा चर्चा में थी। अगला देखिए क्या है। अगला है कि इसके महत्व को देखते हुए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ हर वर्ष 10 अक्टूबर को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा, पक्ष समर्थन और सहयोगों को बढ़ावा देने के लिए विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन करता है। आपके पीटी का सवाल कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का आयोजन कौन करता है? यूनाइटेड नेशन करता है, WHO करता है कि कौन करता है? तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ WFMH जो है यही आयोजित करता है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को आयोजित करता है 10 अक्टूबर के दिन। ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। अनौपचारिक कार्य मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? अभी अपना मूल टॉपिक रहा। जो अनौपचारिक सेक्टर होता है, इनफॉर्मल सेक्टर होता है, वो मेंटल हेल्थ को किस प्रकार से प्रभावित करता है? आपने गिग वर्कर का नाम सुना है? एक टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। गिग वर्कर जो होते हैं, गिग वर्कर का क्या तात्पर्य होता है? गिग कहा जाता है उनको। गिग इकोनॉमी का भी आता है नाम, जिनको नहीं पता होगा उनको बताता हूँ। ये भी एक तरह का इनफॉर्मल सेक्टर से मिलता जुलता सेक्टर है। वैसे है तो फॉर्मल सेक्टर, लेकिन मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वर्कर्स की स्थिति अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनका वेतन कम होता है, शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा होता है, कठिन परिस्थितियों में नौकरी करते हैं ये, और थोड़े थोड़े से पैसे के लिए इनकी लाइफ स्टाइल जो है, स्थिति है, बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे मैं नाम लूँगा तो आप समझ जाएंगे। जैसे जो फूड डिलीवरी ऐप आप यूज करते हैं, स्विगी, जोमेटो वगैरह, उस पर जो आपको फूड डिलीवर करने आते हैं वो लोग गिग वर्कर में आते हैं। जो आपके घर ई कार्ट वगैरह से सामान डिलीवर करने आते हैं वो सब के सब गिग वर्कर में आते हैं। उनकी इनकम बहुत कम होती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये सब काम करते हैं, उनसे बातचीत होती है तो उन बताते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती है। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी वो पढ़ते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप जहाँ पर हैं, जिस लाइफ को जी रहे हैं, एक पीजी मिला हुआ है और आराम से केवल पढ़ाई करते हैं, उस लाइफ के लिए भी बहुत सारे लोग तरसते हैं। ओके, तो गिग वर्कर यही होते हैं। आजकल के दौर में इनका बढ़ गया है संख्या। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कंपनियां जो हैं, वो स्टार्टअप जो बन रही हैं धीरे धीरे, इन सभी को गिग वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये कोई बहुत ही बेहतरीन जॉब नहीं होता है, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भारत सरकार इनके लिए कुछ सुरक्षा अधिनियमों को भी बना रही है, इनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट का भी निर्माण कर रही है धीरे धीरे, और फैक्ट्रियों में भी इनकी संख्या बढ़ती देखी जा सकती है गिग वर्कर्स की। तो गिग वर्कर, गिग इकोनॉमी क्या होती है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये एक तरह से यही इकोनॉमी होती है, डेली बेसिस वाली, ठेका वाली इकोनॉमी होती है। ओके, आगे देखते हैं क्या है कि नियामक सुरक्षा का अभाव है किनके लिए? तो अनौपचारिक सेक्टर के लिए। भारत के अनौपचारिक कामगार जो कुल कार्यबल में 90%, अब आप समझ जाइएगा, 90% से अधिक हिस्सेदारी रखते हैं। भारत के टोटल कार्यबल में, वर्कफोर्स में 90% से ज़्यादा की भागीदारी रखते हैं अनौपचारिक कामगार, इनफॉर्मल सेक्टर के कामगार। प्रायः नियामक सुरक्षा
के बिना कार्यरत होते हैं, इसका अर्थ है कि उनके पास नौकरी की सुरक्षा, नियामक सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि उनके पास किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं है, न तो जॉब की सिक्योरिटी है, न उनके पास लीगल अधिकार होता है, लाभों तक पहुंच का अभाव होता है, जिससे उनके अंदर लगातार भेद्यता, असुरक्षा, वल्नरेबिलिटी एवं तनाव, स्ट्रेस की एक भावना बनी रहती है जो मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। हमने कभी गौर से देखा ही नहीं कि हमें जो सामान पहुंचाने आते हैं क्या उन्होंने पेट भर के खाया कि नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि इनफॉर्मल सेक्टर की स्थिति जो है वो बहुत ही ख़राब है देश में। ओके, अब इस चीज़ को समझिए आगे। असुरक्षित कार्य का वातावरण होता है। कई अनौपचारिक कामगार जो होते हैं, इनफॉर्मल वर्कर्स जो होते हैं, वो असुरक्षित कार्य परिस्थितियों में कार्यरत होते हैं। जैसे ही कोई खतरनाक मशीन चल रहा है और वहाँ पर वो बिना सेफ्टी इक्विपमेंट के काम करते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि नाले में उतरे और उनकी मृत्यु हो गई, वहाँ पर जहरीली गैसें होती हैं। तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर ही तो है। नगर निगम के कौन सा उनको कर्मचारी को हमेशा रखता है, या रखता भी है तो उनकी स्थिति क्या होती है बताइए मुझे। कितना उनको लाइफ इंश्योरेंस मिलता है और हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है या सेफ्टी किट मिलता है उनको। अब हम इन चीज़ों में रोबोटिक्स को ला रहे हैं, लेकिन सामान्य तौर पर तो जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उन्हीं को उतार दिया जाता है इन सब नालों में, उन्हीं की मौत हो जाती है। तो ये सब किस में आते हैं? असुरक्षित उनका वर्क प्लेस होता है, असुरक्षित तरीके से काम करते हैं, जिसके कारण से हमेशा उनके लाइफ का भी रिस्क बना रहता है। कई सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं और चोटों का भय दुश्चिंता एवं तनाव में योगदान कर सकता है। सोचिए, उनके जीवन मौत का सवाल बना रहता है हर पल। कार्य के लंबे घंटे, बहुत लंबे लंबे समय तक कार्य करते हैं। और अनिश्चितता, जो इनफॉर्मल कामगार को प्रायः लंबे समय तक काम करना पड़ता है, उनकी आय भी अनिश्चित होती है, यानी कि इनकम भी उनका कोई फिक्स नहीं होता है। कभी किसी दिन मिल गया 400 रुपया, किसी दिन 300 रुपया मिल गया, किसी दिन एक भी रुपया नहीं मिला। तो ये क्या होता है? ये इनफॉर्मल सेक्टर का एक बहुत बड़ा क्या है, तो एक चुनौती है उनके सामने। यह अस्थिरता और अनिश्चितता दीर्घकालिक तनाव, दुश्चिंता, अवसाद, डिप्रेशन का कारण बन सकती है, क्योंकि वे अपने भरण पोषण की पूर्ति के लिए संघर्षरत होते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट सुनिएगा आप। कौन सा पॉइंट? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आप किसी इनफॉर्मल सेक्टर में काम, देखिए ये सब डिस्कस करना हम पढ़े लिखे लोगों का काम है, जो अपने अपने रूम में बैठकर उनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके संपर्क में भी हम कभी नहीं आते हैं, या आते भी हैं तो बस काम के लिए आते हैं। अब सुनिएगा ज़रा। किसी मज़दूर से जाकर पूछिए डिप्रेशन क्या होता है, बोलेगा ये किस चिड़िया का नाम बता रहे हो। किसी मज़दूर से जाकर पूछिए मेंटल हेल्थ क्या होता है, तो बोलेंगे ये किस चीज़ का नाम बता रहे हो, ये तो हमें पता ही नहीं है कि ये क्या होता है। वो परेशान है, वो दिन और रात चिंता में डूबे रहते हैं। उनको परवाह होती है कि कल क्या खाएंगे या शाम को क्या खाएंगे, लेकिन उनको फिर भी नहीं पता है कि मानसिक स्वास्थ्य भी नाम की कोई चीज़ होती है। उनके लिए तो स्वास्थ्य यही है कि बुखार लग गया तो दवाई खा लो, ठीक हो जाएंगे। वो नहीं समझते कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है और ये किस तरह से शरीर पर प्रभाव डालता है। यानी कि हम जिनके बारे में सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप जब अधिकारी बनते हैं तो आपको ये सब चीज़ पढ़ा लिखा के भेजा जाता है, ताकि आप उनके प्रति थोड़ा सा सहनशील हो सकें और संवेदनशील हो सकें, सेंसिटिव हो सकें थोड़ा सा। और जब आप अधिकारी बनते हैं तो सबसे पहले लाठी इन्हीं के ऊपर बरसता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ कि हम लोग भले ही ये सब चीज़ें पढ़ लें, लेकिन जब तक सरकार इन चीज़ों को लेकर प्रयास नहीं करती है तब तक उन लोगों को एक विशेष सुविधा नहीं मिल पाता है। अगला देखिए क्या है, सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा तक सीमित पहुंच। अनौपचारिक कामगारों के पास स्वास्थ्य बीमा या पेंशन योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा जाल तक सीमित पहुंच होती है, उनकी होती ही नहीं है, लगभग में होती ही नहीं है। किसी किसी के पास हो जाए तो फिर वो अनौपचारिक सेक्टर ही क्या है, या इसका अभाव होता है। वित्तीय सुरक्षा की यह कमी असुरक्षा की भावना को बढ़ा सकती है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में योगदान कर सकती है। अनौपचारिक कामगारों को ऋणग्रस्तता यानी कि बहुत ज़्यादा जो ऋण का ट्रैप होता है उसमें फंसे होते हैं। बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत के कारण मानसिक संकट का सामना करना पड़ता है, जो परस्पर संबद्ध हैं और एक दूसरे को प्रबल करते हैं। इन्होंने बताया कि ऋणग्रस्तता के कारण मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य के कारण ऋणग्रस्तता, ये दोनों से प्रभावित होते हैं। वो एक बार बीमार हो जाए तो रोज़ कमाकर खाने वाला आदमी की क्या गति होती होगी, आप जरा अंदाज़ा लगाइए। और ये बोल रहे हैं कौन? तो जो लेखक हैं इस आर्टिकल के, उनके विचार हैं ये सारे के सारे। ओके, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में जेबी खर्च यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर की हिस्सेदारी 47.1% है। भारत भी अगले 20 वर्षों में एक वृहद समाज में परिणत हो जाएगा। तेजी से बढ़ते इस आबादी समूह जो विशेष रूप से खराब मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील है, सेंसिटिव है, के लिए कोई स्पष्ट सामाजिक सुरक्षा रोड मैप आज तक बना ही नहीं। भारत में जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं देश में मेंटल हेल्थ को लेकर, उनके लिए कोई स्कीम नहीं है अभी तक। ओके,
भारत की जनगणना 2011 से पता चलता है कि 33 मिलियन वृद्ध लोग, 33 मिलियन ओल्ड एज को जो रिटायरमेंट के बाद अनौपचारिक कार्य में संलग्न थे। लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता की स्थिति भी गंभीर है, जहां भारत के 95% 95% से अधिक कार्यशील महिलाएं प्रायः 95% महिलाएं जो होती हैं प्रायः बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के, बिना किसी पेंशन के, बिना किसी हेल्थ इंश्योरेंस के, इनके अनौपचारिक क्षेत्र में काम करती हैं। के अनौपचारिक इनफॉर्मल में निम्न वेतन प्राप्य और अनिश्चित रोजगार में संलग्न है। 95% महिलाएं जो हैं जो काम करती हैं वो अनौपचारिक सेक्टर में हैं और वो बिना सामाजिक सोशल सिक्योरिटी के बिना ही काम करती हैं। सोशल सिक्योरिटी में जब भी यूज करूं तो आप वेतन, उसके बाद से हेल्थ इंश्योरेंस, बीमा, इन सब को खुद ही जोड़ लीजिएगा। मैटरनिटी को लेकर लीव होती है या उनको लेकर पेबल लीव होती है, इन सब को अपने आप जोड़ लीजिएगा जब भी मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करूँ तो। ओके, इसके साथ ही उन्हें अपने सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक संरचनाओं एवं अभ्यासों का भी सामना करना ही पड़ता है। युवा बेरोजगारी भी एक कारण है मेंटल हेल्थ का। ओके, ये इनफॉर्मल सेक्टर वाला यहाँ तक था, ये समाप्त हो चुका है। अगला है आपका अलग अलग कारण जिसके कारण से मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति भारत में बहुत बेहद गंभीर है। भारत में युवा बेरोजगारी के उच्च स्तर पर युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है और ये पॉइंट तो बिना पढ़ाए भी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, आप लोगों से अच्छा और कौन समझ सकता है। बेरोजगारी से जुड़ा कलंक युवाओं में अयोग्यता, दुश्चिंता और अवसाद की भावना पैदा करता है, डिप्रेशन की भावनाएं पैदा करता है। अयोग्यता का एक भय रहता है कि उनका सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है तो वो समझते हैं कि हम ही योग्य नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा है, जबकि उनको नहीं पता कि 140 करोड़ की हमारी जनसंख्या है, इसमें एक छोटा सा नौकरी लेना बहुत मुश्किल है। आप योग्य हैं लेकिन फिर भी आपको नौकरी नहीं मिलेगा क्योंकि कंपटीशन ही इतना ज़्यादा है। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसमें ये कतई नहीं है कि आप अयोग्य थे इसलिए नहीं हुआ है। ठीक है, ये चीज़ ठीक है। बेरोजगारी से जुड़ा कलंक, इसको कलंक समझते हैं और हमारा समाज है कि इसको कलंक बना देता है, इसलिए वो समझते हैं। अनियत कार्य, युवा कामगार पाए हताशा के कारण अनौपचारिक क्षेत्र में निम्न वेतन प्राप्त अनियत कार्य नौकरियों को स्वीकार करने के लिए विवश होते हैं। कर लिया है उन्होंने PhD, अप्लाई कर रहे हैं गैंगमैन के लिए। गैंगमैन होते हैं जो रेलवे ट्रैक पर काम करते हैं, उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं। हो गए हैं PhD, लेकिन ग्रुप D और ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सोचिए उनके PhD होने के क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा हुआ उनका इतना पढ़ने का अगर वो ग्रुप C और ग्रुप D में ही जाएं। ये तो हमारे सरकारों की क्या बोलते हैं उसको नाकामी है कि इतने पढ़े लिखे युवा जो हैं वो इस तरह की नौकरियों में जा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में ठेके पर प्रोफेसर काम करते हैं, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि उनको भी परमानेंट नहीं करते हैं और PhD करके युवा सड़क पर भटक रहे होते हैं बेचारे, छोटी मोटी दुकानों में नौकरी कर रहे होते हैं पढ़े लिखे लोग। तो ये भी एक मानसिक अवसाद का कारण बनता है और ये बताने की चीज़ नहीं है, ये समझ सकते हैं आप लोग जो पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इन चीज़ों को। ओके, खराब मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख प्रभाव क्या पड़ता है अब इसका? जीवन की गुणवत्ता में कमी होती है, सबसे पहला प्रभाव तो यही पड़ेगा और इसको बताने की ज़रूरत तो है नहीं। जीवन की गुणवत्ता बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खराब शारीरिक स्वास्थ्य, अगर मन खराब होता है तो शरीर भी धीरे धीरे खराब होने लग जाता है। गंभीर तनाव, नींद में खलन, बीमारी के प्रति संवेदनशीलता जैसी शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नींद में खलन के कारण बुढ़ापा जल्दी दिखने लग जाता है लोगों को। एक चीज़ पता होना चाहिए आपको, अगर आपका नींद सही से नहीं आ रहा है और नींद में खलन है और इन सब चीज़ों के कारण, डिप्रेशन और अवसाद के कारण, तो उम्र से 10 साल पहले ही आप बूढ़े दिखने लग जाएंगे, यानी कि उम्र आपकी हद से ज़्यादा दिखेगी। ये सब एक कारण होता है। आत्मक्षति और इस हत्या का जोखिम, आत्महत्या का, खराब मानसिक स्वास्थ्य, आत्मक्षति और आत्महत्या के लिए प्रमुख जोखिम कारक हैं। जोखिम का सामना कर रहे व्यक्तियों के लिए उचित सहायता व हस्तक्षेप प्रदान करना भी आवश्यक हो गया है। NCRB के रिपोर्ट के अनुसार से देख ही रहे हैं कि मरने वालों के 26% दैनिक वेतनभोगी थे। दैनिक वेतनभोगी थे जो 26% लोगों ने आत्महत्या की, उनमें से 26% लोग, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। कहाँ हम लगे हुए हैं दूसरी चीज़ों पर। सबसे पहले तो इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा। ओके, क्योंकि ये बेसिक नीड है किसी का।
कार्य और उत्पादकता पर भी प्रभाव पड़ता है। मन खराब होगा तो काम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ उत्पादन में कमी, अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति, कार्य या स्कूलों में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी छूटने, शैक्षणिक उपलब्धि में कमी, वित्तीय कठिनाई जैसे परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोगों को उपचार, यात्रा और देखभाल के लिए उच्च लागत का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण से उनके ऊपर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। WHO का एक आंकड़ा है। उसके बाद भारत सरकार ने भी कुछ कदम उठाए। भारत सरकार हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठी है। अगर हमें पता है और लेखक महोदय को पता है तो सरकार को भी पता है ये सब कुछ। WHO के अनुसार वर्ष 2012 से 2030 के बीच में भारत में खराब मानसिक स्वास्थ्य की आर्थिक लागत 1.3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। सामाजिक कलंक और भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य के दुष्प्रभाव में। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को शुरू किया गया भारत सरकार द्वारा। मानसिक विकारों के भारी बोझ और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवरों की कमी को दूरी करने के लिए भारत सरकार ने 1982 में इसको दूर किया था कि मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग्य पेशेवर लोग तो कम से कम आए। सबसे पहले डॉक्टर साहब तो आए। इस कार्यक्रम को वर्ष 2003 में 2 अन्य योजनाएं, राज्य मानसिक अस्पताल का आधुनिकीकरण और मेडिकल कॉलेज सामान्य अस्पतालों के मनोरोग विभाग का उन्नयन को शामिल करने के लिए नया स्वरूप प्रदान किया गया था। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम बनाया गया 2017 में। यह प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को सरकार द्वारा संचालित या वित्त पोषित सेवाओं से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल और उपचार तक पहुंच की गारंटी देता है। 2017 में जो अधिनियम बना, ये गारंटी देता है आपको स्वास्थ्य तक पहुंचने के लिए मानसिक हेल्थ के कंडीशन में। इसने IPC की धारा 309 के उपयोग की गुंजाइश को पर्याप्त कम कर दिया है और आत्महत्या के प्रयासों को केवल अवसाद के रूप में ही दंडनीय बनाया गया है। इस शब्द का मैं जितनी बार उपयोग कर रहा हूँ उतना देर से अपलोड होगा ये वीडियो। YouTube बहुत चेक करता है इन सब चीज़ों के बाद। किरण हेल्पलाइन वर्ष 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दुश्चिंता, तनाव, अवसाद और आत्मघाती विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं का सामना करने लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री नंबर किरण की शुरुआत की थी। किरण हेल्पलाइन, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। मानस मोबाइल ऐप, ये जल्द ही हाल फिलहाल में किया गया है। सभी आयु समूहों में मानसिक सेहत को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2021 में मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेंसी ऑगमेंटेशन सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे फुल फॉर्म इसका एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो ये सब कुछ उपचार भारत सरकार ने भी किए हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में ये बात कही गई है स्वास्थ्य को लेकर, इसको भी ध्यान में रख सकते हैं आप। और अगर आप भी इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं तो कृपया करके मुझे भी बता सकते हैं, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो खुलकर बात करना चाहिए किसी से। अगर कोई बात करने वाला ना हो तो मुझे मैसेज कर लीजिए, मैं आपकी बात कर लूँगा। ओके, तो ये आज का था कि भाई भारत में श्रम पर, अनौपचारिक जो इनफॉर्मल सेक्टर है उस पर मेंटल हेल्थ का जो प्रेशर है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और समुचित रूप से ध्यान देना चाहिए। भारत में मेंटल हेल्थ के लिए कौन कौन से कारण हैं और क्या उसका प्रभाव पड़ता है, भारत सरकार ने क्या उपाय किए हैं, इन सभी चीज़ों पर हमने डिटेल में बात किया है। तो आपका प्रश्न अगर आज का मैं दूं तो एक तो मैंने दे दिया था कि मानव जो है वो क्या बोला था मैंने, स्वस्थ मानसिक जो स्वस्थ है आपका मानव अधिकार के तहत आता है स्वस्थ मन स्थिति। एक मैंने बोला था, भूल गया मैं तो क्या बोला था। दूसरा मैं आपको देता हूं कि भारत में मानसिक स्थिति की बढ़ने के कारणों के, मानसिक स्थिति या मानसिक क्या बोलते हैं उसको, मेंटल डिसऑर्डर के, मानसिक विकार के स्थिति के बढ़ने के कारणों को लिखिए और उनका क्या प्रभाव पड़ा है और भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं। भारत में मेंटल विकार, मेंटल डिसऑर्डर के बढ़ने के कारणों को लिखिए, कौन कौन से रीजन हैं उसके, क्या उसके इफेक्ट पर हैं, प्रभाव को लिखिए और भारत सरकार ने कौन कौन से उपाय किए हैं, भारत सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं इसके कम करने के लिए। अब सवाल समझ गए होंगे, मैं कोई सवाल लिख कर नहीं लाता हूं तो आपको समझ में आ गया होगा क्या लिखना है। ओके, तो लिखिएगा इसको। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मानसिक स्वास्थ्य से बच कर रहिए। योगा वो कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप व्यायाम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।